मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायकों में से एक थे, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों के फिल्मी करियर में 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। रफ़ी ने कम उम्र से ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनका परिवार बचपन में ही गांव से लाहौर आ गया था। रफ़ी के बड़े भाई उनके लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत थे। रफ़ी के बड़े भाई की अमृतसर में नाई की दुकान थी और रफ़ी बचपन में इस दुकान पर आते थे। एक फ़कीर प्रतिदिन उसकी दुकान पर आता था और सूफी गीत सुनाता था। 7 साल के रफ़ी साहब उस फ़कीर की आवाज़ से इतने परिचित थे कि वह दिन भर उस फ़कीर के पीछे पीछे घूमते रहते थे और उसके गाने सुनते थे। आओ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। जब फ़कीर गाना बंद करके खाना खाने या आराम करने चले जाते तो रफ़ी उनकी नकल करने की कोशिश करते। वह उस फ़कीर का गाया गाना गाने में इतना तल्लीन हो जाता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है। जब भी कोई उनकी दुकान पर बाल कटाने आता था तो वह हमेशा 7 साल के मोहम्मद रफ़ी साहब से गाना मांगते थे। ये क्या जिंदगी है, समझ में ना आए। मोहम्मद रफ़ी साहब की शादी बेगम विकलिस से हुई थी और उनके 7 बच्चे, 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। लगभग 15 वर्ष की आयु में उन्हें अकस्मात सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने का अवसर मिला, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्रोताओं में प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी थे, जो रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बॉम्बे में आमंत्रित किया। रफ़ी साहब ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। बॉम्बे में उन्होंने गांव की गोरी, 1945, समाज को बदल डालो, 1947 और जुगनू, 1947 जैसी फिल्मों के लिए शुरुआती हिंदी गाने गाए। संगीतकार नौशाद ने इस होनहार गायक की प्रतिभा को पहचाना और रफ़ी साहब से फिल्म अनमोल घड़ी, 1946 में पहला एकल गीत तेरा खिलौना टूटा बालक और फिर फिल्म दिल लगी, 1949 में इस दुनिया में आए दिलवालों गवाया, जो बहुत सफल साबित हुआ। बाद के वर्षों में रफ़ी साहब की मांग काफ़ी बढ़ गई। वह उस समय के शीर्ष सितारों की सुनहरी आवाज़ थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी स्क्रीन पर उनके गानों पर लिप सिंक करने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज़ को ढालने की क्षमता थी। इस प्रकार लीडर 1964 में तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं गाते समय वह रोमांटिक दिलीप कुमार थे। प्यासा 1957 में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे गाने में गुरुदत्त की आत्मा थी। जंगली 1961 में यहू गाने वाले अदम्य शम्मी कपूर थे और यहाँ तक कि प्यासा में तेल मालिश करने वाले शरारती जॉनी वॉकर भी थे। हिंदी फिल्म में अग्रणी समकालीन पार्श्व गायकों के साथ उनकी युगलबंदी समान रूप से यादगार और लोकप्रिय है। रफ़ी साहब की शानदार गायकी ने कई गानों को अमर बना दिया है जो अलग अलग मूड और शैलियों को दर्शाते हैं। फिल्म कोहिनूर 1907 का, मधुबन में राधारिका नाचे रे और बैजू बावरा 1952 का, ओ दुनिया के रखवाले जैसे शास्त्रीय गीत, फिल्म दुलारी 1949 से, सुहानी रात ढल चुकी और 14वीं का चांद 1960 जैसी गज़लें, 1965 की फिल्म सिकंदर ए आजम से, जहां डाल डाल पर हकीकत 1964 से, कर चले हम फिदा और लीडर 1964 से, अपनी आज़ादी को हम जी आत्मा को झकझोरने वाले देशभक्ति गीत और इसमें थर्ड मंजिल 1964 के रॉक एंड रोल से प्रभावित आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे हल्के गाने शामिल हैं। उन्होंने आखिरी गाना 1980 में आई फिल्म आसपास के लिए तू कहीं आस है दोस्त गाया था। लता मंगेशकर और जय किशन के साथ एम.डी. रफ़ी। मुहर्रम के 10वें दिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना नहीं गाया। वे रमज़ान में भी गाना नहीं छोड़ते थे, बल्कि दोपहर से पहले रिकॉर्डिंग कर लेते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब कट्टर मजहबी थे। वह नमाज के साथ दूसरे अरकान के लिए भी वक्त निकालते थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अद्भुत रेंज थी, जिसका संगीतकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया। 3 पीढ़ियों तक अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी ने कहा था कि आवाज़ तो खुदा की मांद है। वह बिल्कुल सही है। करीब 25 कलाकारों को अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी को गाना सुनते ही पता चल गया था कि यह गाना किस पर फिल्माया गया होगा। चाहे वह गुरुदत्त हों, शम्मी कपूर हों या जॉनी वॉकर, इन सभी कलाकारों की आवाज़ में एक विशेष प्रकार का लोच था जो उन्हें उस कलाकार से जोड़ता था। इसे कभी भी मिमिक्री नहीं कहा जा सकता। सभी प्रकार के कलाकारों के अनुरूप अपनी आवाज़ को ढालना उनका स्वाभाविक स्वभाव था। मोहम्मद रफ़ी उदार हृदय के व्यक्ति थे। उसे कभी कोई खाली हाथ नहीं छोड़ता था।
अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने संगीत जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए मामूली वेतन लिया ताकि यह जोड़ी फिल्मी दुनिया में शामिल हो सके। गाने की रॉयल्टी के प्रति भी उनका रवैया अजीब और उदार था। इसे लेकर उनका लता मंगेशकर से विवाद भी हुआ था। लता मंगेशकर ने कहा कि गाना गाने के बाद भी गायकों को उन गानों से होने वाली आय की रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब, जो उसूल के कट्टर समर्थक थे, इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायकों को उनके पैसे मिल गए तो मामला खत्म हो गया। वो है दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने साथ में गाना नहीं गाया। बाद में नरगिस की पहल पर दोनों के बीच विवाद सुलझ गया और उन्होंने फिल्म ज्वेल थीफ में दिल पुकारे गाना साथ में गाया। भारत सरकार ने 1965 में रफ़ी साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया। रफ़ी साहब को 23 बार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें से उन्होंने 6 बार जीत हासिल की। रफ़ी साहब को प्राप्त नामांकन फिल्मफेयर। रफ़ी साहब का निधन 31 जुलाई 1980 को हुआ, जिसका दुख हमें आज भी है। तो दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जो है वह कैसा लगता है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।